कैटरिंग पे वो बात हुई थी। कैटरिंग भी नहीं उठाते वरना मतलब नहीं है वो बंदा वो घर पे तैयारी कर रहा मैं भाई मैं पता है पूरा आ गया था मैं पूरा रोड खाली थी मेरे को पता था मैं घर से निकल फिर मुझे याद आया तो संडे है एशियन की रेड लाइट में जाने की तो वहां भी नहीं हुआ पूरा रोड मैं भी आराम चलो इधर देखो प्लीज। ठीक था भाई। सर्कल वाले क्वेश्चन कोरिलेशन पहले इधर देखो सभी। हाँ जी, ध्यान दो। आपका ये एक तरीके से लास्ट मेथड है कोरिलेशन का, जो कि है क्या? प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। कार्ल पियर्सन ने दिया इसलिए केपीएम बना दिया था मैंने। ठीक है, ये बेस्ट मेजर। क्या बोला मैंने? ये बेस्ट मेजर है और इसका फॉर्मूला देख लो। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला ये है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। दोस्तों देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ये वाला फॉर्मूला हुआ करता था। पीछे कैमरे में आते हैं, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। मैं याद दिलाऊं ये बात कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया था ना, तो मैंने इसको जस्टिफिकेशन दी थी कि देखो अब हमें क्या करना है, हमें डिस्पर्जन में यही तो देखना होता है कि डेटा की सारी वैल्यू एवरेज से कितनी ज्यादा डिफर करती है, कितनी कम, यही मतलब होता है। तो दोस्तों मैंने क्या करा था कि भाई एक्स की सभी वैल्यू में से मैं एवरेज लूंगा, डिफरेंस देखूंगा, लेकिन बेस्ट एवरेज से देखूंगा क्योंकि मुझे बेस्ट फॉर्मूला बताना है और बेस्ट एवरेज कौन सा होता है। लेकिन उन सभी डिफरेंसेस का टोटल करने में एक दिक्कत आ रही थी कि जीरो बन जा रहा था, याद है आप सबको? तो हमने इसका क्या करवा दिया था, स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर करने से आपका ये आंसर जो आता है लीस्ट आता है। ये भी एक प्रॉपर्टी थी अर्थमेटिक में, तीन प्रॉपर्टी थी। एक थी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, एक थी सिग्मा एक्स कंबाइंड अर्थमेटिक में, और एक थी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या होता है, मिनिमम। तो डिस्पर्जन में जो चारों फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला बेस्ट कौन सा है वो तो पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन हमारी प्रायोरिटी रहती है कि डिस्पर्जन का आंसर जो दे हम वो मिनिमम से मिनिमम, मतलब जब डिफरेंस बताया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा नहीं बल्कि कितना, कम से कम बताया जाता है। छोटी सी बात करता हूं एक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कई बार ना कुछ बहुत बारीक काम होते हैं, ठीक है, मान ली कोई डिजाइन वाली बात समझ लो या कुछ ऐसा। तो अगर कोई पर्सन मुझे कहता है कि भाई आपको ये प्रोडक्शन करना है इस डिजाइन का, ठीक है, इतने का ये गैप होना चाहिए, इतने का ये, ऐसे कुछ करके बात करता है, तो मैं उससे कहूंगा कि भाई इसको ना एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं बल्कि एक रेंज में रख दो। क्या कर दो, रेंज में, क्योंकि सारे प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट उतने ही मैग्नीट्यूड, सारे प्रोडक्ट एग्जैक्टली उतने ही मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका माचिस है, माचिस के आगे जो
माचिस जलने के लिए मसाला होता है, हम्म। क्या वो सभी माचिस पे बिल्कुल बिल्कुल बराबर होगा? नहीं सर। नहीं सर। कुछ फर्क हो सकता है, यस सर। मतलब दिखने में तो बराबर ही दिखता है, बट क्या फर्क हो सकता है? तो अगर फर्क हो सकता है तो यही क्या हुआ, वेरिएशन। तो मैं नहीं कहूंगा कि भैया बिल्कुल एग्जैक्ट। जैसे एक बात आपको बताऊं, एक टाइम पे सुना है, बस सुनने वाली बात ही है कि कहते हैं कि नेस्कैफे के जो शे होते हैं कॉफी के, उस पे लिखा था मान लिया 10 ग्राम। तो एक बंदे ने क्या करा, 1000 पैकेट या पता नहीं 500 पैकेट, लोगों से सुनी सुनाई बातें हैं तो कुछ भी बोल दो, 500 पैकेट मंगाए और सब में चेक करा तो एग्जैक्ट सब में 10 ग्राम नहीं था, कहीं ज्यादा भी था, कहीं कम भी था, ऐसे वाला मामला था। तो उसने क्या कर दिया, केस कर दिया। तो बाद में तभी से तो फिर टर्म्स एंड कंडीशन, जब वो लिखते हैं 10 ग्राम, तो वो भी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर होता है, नीचे लिख देते टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो ये नहीं लिखते कि Exact 9 से 12 ग्राम नहीं लिखते, वो 10 ग्राम लिखेंगे और मतलब कहीं ना कहीं वो स्टार लगा के बता देंगे कि भैया टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। समझ गए बात? तो ऐसे ही आपका यहाँ पे मैंने बताया वेरिएशन मैक्सिमम नहीं बल्कि क्या चाहिए, मिनिमम Minimum। चाहिए होता है। तो ये हमने ये वाला फॉर्म लगाया था। फिर हमने क्या करा था, डेविएशन में, डिस्पर्जन में हम क्या करते हैं, एवरेज डेविएशन। तो हमने क्या कर दिया, डेविएशंस के स्क्वायर का जो सम था उसको n से डिवाइड कर दिया, और फिर उसके बाद उसका क्या कर दिया, अंडर जिससे कि ये स्क्वायरिंग का इफेक्ट भी क्या हो गया, खत्म। यही बताया था। यस। दोस्तों ये जो कोवेरिएंस आपने एक नया वर्ड सुना है, ये भी यही है, जो ऊपर फॉर्मूला देख रहे हो ये वही है, बस इतना सा फर्क है। ये देखो ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह क्या लिख दूं, वेरिएंस, क्या लिख दूं दोस्तों? तो सबको पता है ना क्या करना पड़ेगा, बस रूट हटाना पड़ेगा। अगर तुमने कहा सर ये फॉर्मूला एक मिनट, हाँ, तुमने कहा सर ये फॉर्मूला दोनों सिमिलर तो नहीं दिख रहे। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार अपॉन में, बच्चा कह रहा हाँ सर लिख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ही तो है ये लो। मैंने कहा बेटा यहाँ भी तो यही कर रहा हूं मैं, बस एक वेरिएबल का नहीं बल्कि तो वेरिएबल। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो कोवेरिएंस भी एक तरीके का क्या है, वेरिएंस ही है, लेकिन सिंगल वेरिएबल का नहीं बल्कि किसका, वेरिएबल। ये बात समझनी इतनी जरूरी नहीं है, बट प्रॉब्लम क्यों, मैंने सोच के देखो कुछ और ना बता के पहले यही बता रहा हूं। कई बार कोई कोई बच्चा ना क्या होता है, यहीं अटक जाता है कि जैसे मैंने लिख दिया कोवेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो पढ़ के आया हुआ है, तो वो आगे की बातें ना सुन के, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी कोई गलती है, लेकिन जैसे नेचुरली बिहेवियर आ रहा है वो यहीं पे ही अटका हुआ है कि कोवेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस क्या होता है। तो मैंने पहले उसी कोवेरिएंस को क्या कर दिया, एक्सप्लेन की, जिससे ये सिचुएशन किसी के साथ ना आए, क्योंकि बाद की चीजें बता रहा हूं जो काम की है उस पर ध्यान नहीं जा रहा, वो यहीं अटका पड़ा है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, समझ गए बात को? अच्छा, अब जरा देखिएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें तो सबसे पहले फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा, और फॉर्मूला क्या था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। दोस्तों जरा समझते हैं यहाँ पे क्या क्या पूछा, मतलब क्या क्या घुमाया जा सकता है। बेटा पहली बात तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहता हूं कि ये जो केपीएम मेथड है, ये जो केपीएम है, केपीएम इज द रेशियो between covariance and between covariance and प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या इस फॉर्मूले को आप ऐसे नहीं लिख सकते
covariance of xy is to प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। क्या ये लाइन ठीक लग रही है अब आपको? ठीक है, भूलना मत। ठीक है, मतलब ऐसे बोलना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट तो हर वो चीज बन जाती है जो पेपर में आ जाती है ना? लेकिन ये भी तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना कि अगर कोई पेपर में आई नहीं आई तो वो बेकार थी। क्या पता आ जाती, चांस ही तो है। और ऐसा बोलना कि सर ये जो लिखवाया है क्या ये पेपर में कभी आया है? हाँ, थ्योरी के क्वेश्चन में केपीएम इज द रेशियो बिटवीन, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो वहां पे था कि कोवेरियंस, सॉरी, केपीएम इज द रेशियो बिटवीन कोवेरियंस एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, तुम एक बात बताओ, ये जो आर है, ये जो आर है, ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता ना? नहीं सर, प्लस या माइनस हाँ, साइन को छोड़ दो, वैल्यू इसकी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तुम्हें पता है कभी कोई नंबर 1 से बड़ा कब आता है? कोई फ्रैक्शन 1 से बड़ा कब आता है? जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 125 अपॉन में 75, ये 1 से बड़ा आएगा। यस सर। क्या अगर लिखा हुआ है 100 अपॉन में 100, अब ये 1 से बड़ा आएगा या 1 आएगा? 1 आएगा। यानी कि न्यूमरेटर देखो क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर बराबर है किसके? डिनोमिनेटर। और अगर मान लिया मैं कहता हूं कि अगर मान लिया ऊपर 75 और नीचे 80 कर दूं, तो अब ये 1 से छोटा है। ये इक्वल टू 1 आया, ये आपका ग्रेटर देन 1 आया, और ये लेस देन 1 है ना? क्योंकि न्यूमरेटर जो था वो छोटा था किससे? ये कोई लिखने वाली बात नहीं है, बट अब तुम समझो कि लिखना क्या है। तुम्हें ये लिखना है कि भैया कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई छोटा होगा या बराबर होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई छोटा होगा या बराबर होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड। एग्री करते हैं ना सब? यस सर। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा तुम्हें पता है, तुम्हें ऑब्वियसली पता ही है ये बात कि ये स्टैंडर्ड एविएशन है, और स्टैंडर्ड एविएशन यानी कि सिर्फ स्टैंडर्ड एविएशन नहीं बल्कि डिस्पर्जन के सारे मेथड जो होते थे वो कैसे होते थे गौरव? नॉन नेगेटिव। डिस्पर्जन के सारे मेथड यस सर। कैसे होते थे? नॉन नेगेटिव होते थे, है? तो अगर डिस्पर्जन के सारे मेथड नॉन नेगेटिव होते थे, है, तो भाई कोरिलेशन फिर माइनस का कैसे आएगा? तुम बताओ, अब क्या क्या चीज बची जिसकी वजह से कोरिलेशन नेगेटिव का आएगा? कोई भी नहीं सर। कोई भी नहीं बची। यही दो तो तूने दिए, ऊपर वाली चीज भी तो बची है अभी। सर वो भी तो अच्छा ही, सॉरी सर। आ रही बात समझ में? यस। यहाँ पे आपका मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बता दिया वो नॉन नेगेटिव होते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि आपका कोवेरियंस भी नॉन नेगेटिव होता है। और हाँ जी, इधर देखिए सभी। तो बच्चों याद रखना, ऐसे याद रखेंगे कि साइन ऑफ कोरिलेशन sign of correlation always depends upon sign of correlation always depends upon covariance। ये लाइन भी मत भूलना, ठीक है?
अगर कोवेरियंस पॉजिटिव का है तो कोरिलेशन भी कैसा होगा? पॉजिटिव अगर कोवेरियंस नेगेटिव का है तो कोरिलेशन भी, नेगेटिव और सही मायने में अगर कोवेरियंस 0 हो गया तो कोरिलेशन भी। अब कोवेरियंस न्यूमरेटर में आता है ना, तो न्यूमरेटर में अगर कभी कोई चीज 0 आ जाती है तो पूरा फ्रैक्शन ही क्या बन जाता है? 0। भाई पहले तो बताओ, तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों में से कोई सा भी एक पॉइंट पूछा जा सकता है। आप बताओ, आप को याद रहेंगी ये चीजें? यस सर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लिख लिया पहले, ये बताओ। यस सर। ठीक चेक है, करना थोड़ा। ठीक है, ठीक है। चलिए, हो गया मोहित? ठीक है, इधर देखो प्लीज। अगली चीज, कोशिश करूंगा अगर रिग्रेशन के साथ साथ तुम्हें अगर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा करवा पाया आज तो वो भी करवा दूं। हाफ एन आवर का चैप्टर है, थ्योरी का चैप्टर है, लेकिन उसकी वेटेज सीएमए में भी है, ठीक है। उसकी वेटेज है पेपर में मिनिमम 5 मार्क्स। थ्योरी तो सोच के देखो, 5 मार्क्स मतलब 5 सेकंड, है ना? हाँ, फ्री के मार्क्स, बट फ्री के लिए भी मेहनत करनी। फ्री ऐसे इतना फ्री मत समझ लियो कि पढ़े भी ना और आ जाए। उसके हाँ, पुष्पा पुष्पा समझ के फ्लावर मत समझियो। चैप्टर कह रहा फायर, ठीक है। बच्चा समझदार हो। अब इधर देखो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो KPM इज unaffected by change of origin or change of scale. KPM is unaffected by KPM is unaffected by change of origin and change of scale. बता देता हूँ। बोल बोल बोल। स्केल मतलब वो इनटू डिवाइड और ओरिजिन मतलब प्लस माइनस। Perfect. KPM is unaffected by change of origin and change of scale, but depends on sign of scale. But depends on साइन sign of scale. ठीक है। और इस बात का मतलब मैं आप लोगों को अभी सिखाता हूं, ठीक है। आइए क्वेश्चंस करवा दूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया तुमने अच्छे से सबने? यस सर। अच्छा चैप्टर है ये भी, ठीक चैप्टर है। इसको मेरी बुक से करना जरूरी है। ये वाला हाँ, उसके बाद मैं फर्क दिखा भी दूंगा। अभी आज की क्लास में कराऊंगा, टाइम है तो करवा भी दूंगा सारा, मेरी बुक से भी करवा दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब देखिए, अरे तुम स्कूल से तो कुछ कही नहीं है भाई वो। हाँ वही टाइप का क्या क्या पूछना है अकाउंट से भी क्लास बता तो रहे हैं। आएंगे क्लास तो आएंगे। बड़ा पागल है।
चॉकलेट चाहिए बेटा जब मैं 25 किलोमीटर दूर से आ सकता हूँ उधर तो 5 किलोमीटर से ही है। बच्चा ये उठक बैठक किसको करवा दी सिराज है करवाओ, अभी करवाओ, मैं क्या कैसे कह रहा उठक बैठक करो सिराज से। मैंने कहा क्यों करवा दो बस सिराज से बोल रहे किससे बोल रहे हो हाँ सर सिराज सिराज को भी क्यों मना कर रहा था ये तुम चिढ़ गए सिराज से? हाँ भाई बहुत। तो तू उठक बैठक हाँ जी इधर देखिए बेटा सबसे पहले तो आइए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपके साथ। सिराज महाराज को किसी ने बहुत मारे बहुत बोलता है सारे बदले पहले अब थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन है बट ध्यान से देखो दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स के लिए वर्ड क्या यूज होता है नहीं बाय द कोवेरियंस एक्स और वाई 40 है वेरियंस एक्स 16 है और वेरियंस ऑफ वाई 256 है। ऐसे भी लिखते हैं वेरियंस को और ऐसे भी लिखते हैं। आपसे पूछा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो देखो कितना प्लेन है डायरेक्ट डायरेक्ट पुट करनी है ना वैल्यू ऊपर क्या लिखोगे 40 लेकिन पता है नीचे फॉर्मूले में क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और ये क्या दे रखे हैं वेरियंस तो अंडर रूट ऑफ 16 और अंडर रूट ऑफ 256 4 और 256 4 16 60 40 और 64 0.625 और लोग के चल ये वाली हाँ बिल्कुल जो करना है करो सर वैसे इसमें आर को ही वो कहते हैं ना वेरिएंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट 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 इसको ना ये वाली चीज को कह रहे हैं ना क्या बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट ठीक है बेटा यस सर अगला क्वेश्चन चल दो चल ठीक है सेवनटीन चैप्टर है ना ये हाँ 17 तो बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन आप खुद करके बताओ क्या आंसर होगा जिसका आंसर आ जाए वो हैंड रेस कर दे बस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इफेक्टिव ही करता है ये केपीए में जो इफेक्टेड है ओरिजिन और स्केल पे क्यों जा रहा है कहाँ लिखा है यहाँ पे ओरिजिन स्केल शायद मेरे को लगा सिंपल लैंग्वेज पढ़ पता नहीं किस किस वजह से तेरे को लग गया अगर कोवेरियंस 15 है तो नीचे के स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स और वाई जो है वो क्या होने चाहिए 15 होने चाहिए और 15 से ज्यादा कम हो सकते हैं नहीं आपको ध्यान नहीं क्या लिखवाया था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो इस हिसाब से अगर कोवेरियंस 15 है तो प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 50
बोलो, ऑल ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है। करके देखिए कुछ। तेरा हो गया दिव्यांश? यस सर। ठीक। अब हम पे बुक है। So that's only the thing. इक्वल भी होता समझा। इक्वल और इक्वल देखने वाले बात। जिसका हो जाए हैंड रेस करे। तेरा पता है? समझ में आ गया? हो गया? क्या आंसर है मोहित? बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखिए, जिससे अगर नहीं हुआ है वो सुन ले। देखो, जब इस क्वेश्चन ने कह दिया साफ साफ कि प्रोडक्ट सॉरी कोवेरिएंस 20 है, तो सबको पता है कि अगर कोवेरिएंस 20 है और कोवेरिएंस क्या होता है, एक्स और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है, लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सबके लिए ठीक है ये बात? कोवेरिएंस 20 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 20 या 20 से क्या आना चाहिए, ज्यादा। अच्छा, अब देखो, वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल इज 16। मान लो वेरिएंस ऑफ एक्स 16 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना होगा, 4। अब यहां से 4 से 20 को कट कर दो, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा। तो वेरिएंस ऑफ वाई क्या होना चाहिए, 25 से बड़ा। हाँ, आंसर कौन सा हो गया? ठीक है। ठीक है। हो गया? ठीक है। अब इधर देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। फिर अब चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट सिखाया था।
तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट में आपको मैंने ये सिखाया था कि भैया चेंज ऑफ ओरिजिन से और चेंज ऑफ स्केल दोनों से ही फर्क नहीं पड़ता, बस स्केल्स के साइन पे फर्क पड़ता है। यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो ना आप, तो मल्टीप्लाई माइनस के नंबर से कर रहे हो या मल्टीप्लाई प्लस के नंबर से कर रहे हो, ये थोड़ा सा मैटर करता है। मैं सिखा देता हूं, ये देखो दोस्तों सुनो। मान लिया अगर आपने x की सभी वैल्यू में चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करा, कैसे, a माइनस करा, a माइनस करा और b से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, और इसका नया नाम रख दिया u। साथ के साथ y की सभी वैल्यू में से c माइनस करा और d से डिवाइड करा, और इसका नया नाम रख दिया b। ठीक है, जो नई वैल्यूज आई उनका नाम क्या रख दिया, u और v। पहले वो वैल्यूज का नाम क्या था, x और y, x से u निकाल वैल्यू और y से v। अब हमें कोई कोरिलेशन x और y का पता है, ये गिवन है हमें, तो क्या हम आर यू वी यानी कि नए वाली वैल्यूज का कोरिलेशन निकाल सकते हैं? तो आंसर है यस। और बेटा मैं आपको बता दूं, आर यू वी कुछ और नहीं बल्कि आर एक्स वाई के बराबर आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। क्योंकि देखो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों से ही फर्क नहीं पड़ता। आर यू वी और आर एक्स वाई बराबर आएगा इफ बोथ बी एंड डी। बी एंड डी कौन क्या चीज थी, ये इफ बोथ बी एंड डी आर ऑफ सेम साइन, यानी कि दोनों चेंज ऑफ स्केल कैसे होने चाहिए, सेम साइन के, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर बात की जाए सर फिर अलग नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है, बस साइन का फर्क आ सकता है, वैल्यू में कभी फर्क नहीं आएगा। आ सकता है, सिर्फ साइन का फर्क आ सकता है, वैल्यू में कभी फर्क नहीं आएगा। इफ बोथ बी एंड डी आर ऑफ डिफरेंट साइन, इफ बोथ बी एंड डी आर ऑफ डिफरेंट साइन। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि एक बुक में ना फॉर्मूला भी बना दिया गया, हालांकि तुम्हें अब कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। बुक में ऐसे लिखा गया, बिल्कुल वही जैसे मैंने एक्स में चेंज करे ना, बुक में भी वही करेंगे। और ऊपर भी लिख दिया बी और डी, और नीचे भी लिख दिया बी और डी। बस ऊपर वाला बी और डी मॉड्यूलस में, और नीचे वाला बी और डी विदाउट मॉड्यूलस। अच्छा, कोई कहे कि ऐसे कैसे लिख दिया, अरे भाई ये तो देख बी, ये देखो ऊपर क्या है, बी इंटू डी, ऊपर क्या है बी इंटू डी, और नीचे क्या है बी इंटू डी। तो बी डी से बी डी तो एक तरीके से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बोलो। तो अगर ये आपका एक तरीके से कैंसिल ही हो गए, तो बेटा एक तरीके से आर यू वी और आर एक्स वाई बराबर आएंगे। फिर फर्क क्या आएगा सर, फर्क ये आएगा, देखो ऊपर वाले तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे मॉड्यूलस की वजह से, नीचे बी और डी अगर दोनों सेम साइन के हुए, माइनस माइनस तो भी प्लस बन जाएंगे, और दोनों प्लस प्लस होंगे तो भी प्लस बन जाएंगे। तो आर यू बी और आर एक्स वाई क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सही है। लेकिन अगर बी और डी अलग अलग साइन के हुए, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो बस किसका फर्क आएगा, साइन का फर्क आएगा। और वही मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्रक्स में बता दिया। ये फॉर्मूला बाद में बस इसलिए लिखवाया कि कल को अगर बुक में ओपन करते वक्त, बुक को पढ़ते वक्त, जो कि पढ़नी भी चाहिए, अगर देखो तो ऐसा ना सोचे यार ये कौन सा फॉर्मूला है, सर ने ये वाला नहीं बताया, तो मैंने उसे डायरेक्ट डायरेक्ट बताया। ठीक है, लिखो फिर इस पे क्वेश्चन करवा दो। लिख लिया? यस सर। अब इधर देखो, ये देखो सब बच्चे यहां पे ध्यान दें, ये आपका इक्वेशन लिखी हुई है u प्लस 5x इक्वल टू 6, तो इसे ऐसे लिख लेता हूं, u इक्वल टू माइनस 5x प्लस 6। थोड़ी आसानी होगी, सिर्फ एक चीज याद रखो, बस x का चेंज ऑफ स्केल, नंबर पे भी याद मत रखो, 5 है
कोई मत याद रखो नंबर भी 5 है कि 50 है कि 500 है कि 5000 है, साइन क्योंकि बता दिया चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से फर्क। नहीं पड़ता। बस साइन का ध्यान रखो कि एक्स का चेंज ऑफ स्केल कैसा है, माइनस का। अब इधर देखो वाई का, नहीं y इक्वल टू नहीं v इक्वल V टू, ये समझ में आया मैंने क्या करा? स्टेप बाय स्टेप बताऊं, ये समझ गए? 7v इधर ले गया, 20 को इधर लिया, और 7v के साथ जो 7 था v के कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दिया। बेटा बस ये नोट करो y का चेंज ऑफ स्केल कैसा है, नंबर पे कोई मत ध्यान दो, क्योंकि कोरिलेशन की वैल्यूज में कभी चेंज नहीं है। तो एक में चेंज ऑफ स्केल कैसा है, माइनस, एक का चेंज ऑफ स्केल कैसा है, प्लस। क्या आर एक्स वाई दे रखा है? हाँ सर आर एक्स वाई ये रहा। इसका आंसर भी है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि अब आर यू और वी बता दो, तो बेटा -0.5, क्योंकि एक चेंज ऑफ स्केल प्लस का और एक चेंज ऑफ स्केल, माइनस का। समझ गए? यस सर। कंफ्यूज हो? हाँ बताओ क्या? सर ये मतलब एक्स का चेंज ऑफ स्केल माइनस का, वाई का चेंज ऑफ स्केल प्लस का, तो एक्स और वाई के चेंज ऑफ स्केल को ही तो बी और डी बोलते थे। हाँ, ठीक है, तो बस ये सोच रही होगी कि ये डिवीजन में है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो चेंज ऑफ स्केल तो दोनों ही होते हैं ना, मल्टीप्लाई वाले भी और, तो बस तुझे साइन देखना है। क्या बोला तुम्हें? साइन देखना। एक्स का चेंज ऑफ स्केल कैसा है, माइनस, वाई का चेंज ऑफ स्केल कैसा है, प्लस। तो बी और डी अलग अलग साइन के हो गए, इसलिए आर यू वी आएगा 0.58, लेकिन क्या लगा के, माइनस। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। फोर्थ का सी है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी इधर देखो सभी, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में 3x प्लस 4u प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि 4u इज इक्वल टू -3x माइनस 7 और u इक्वल टू -3/4 x माइनस 7/4। पक्का? दोस्तों आपका x का चेंज ऑफ स्केल कैसा है, माइनस का। अब ढूंढते हैं y का चेंज ऑफ स्केल, लेकिन मैं ढूंढता ही रह गया और मुझे कहीं में मिला ही नहीं। एक इंफॉर्मेशन कि आर एक्स वाई 0.6 -0.6। अब तुम्हें ये तो पता है कि आर यू वी भी रहेगा तो 0.6 ही, बट ये नहीं पता कि प्लस का के, बस वही तो पता करना है। तो आपका मैंने u का चेंज ऑफ स्केल देख लिया, मैं x का चेंज ऑफ स्केल देख लिया, मैंने y का चेंज ऑफ स्केल पता कर देखा, के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, और इन्होंने हमारा जो तरीका था वो फेल ही कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि कोरिलेशन निकालो, और u और v नहीं, कह रहे u और y। मैंने कहा y में चेंज नहीं करा, कह रहे नहीं करा, आप रट के आए थे ना घर से, हाँ, नहीं करा। अब भाई हम परेशान कि जो तरीका सीखा है ये तो फेल हो गया। तो हमने तरीका क्या निकाल दिया, हमने लिख दिया y इक्वल टू 1 इंटू वाई। क्या ये गलत है? नहीं सर। y इक्वल टू 1 इंटू वाई तो कोई भी मान सकता है ना कि हाँ ये तो एक बराबर ही होंगे। तो अब बताओ कि आपका y का चेंज ऑफ स्केल कैसा है, प्लस का। नंबर तो वैसे भी नहीं देख रहे थे हम, क्या बोला, नंबर तो वैसे भी नहीं देख रहे थे। x का चेंज ऑफ स्केल माइनस का, y का चेंज ऑफ स्केल प्लस का हो गया। तो बेटा इसका मतलब साइन चेंज होगा, हाँ। माइनस लगेगा। तो पहले से ही माइनस का है, तो दोबारा माइनस लगाने पे अब क्या हो गया, ठीक है। तो एक बार जरा देखो, कुछ बच्चों को डाउट दिख रहा है मुझे, बताओ बेटा कहाँ पे कंफ्यूज हो, कि y वाली बात, y इक्वल टू 1 टू वाई, ठीक है। तो एक तरीके से y का चेंज ऑफ स्केल कैसा है, पॉजिटिव का नंबर है, और x का चेंज ऑफ स्केल कैसा है, नेगेटिव का नंबर है।
तो जब दोनों के चेंज ऑफ स्केल अलग अलग साइन के होते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। तो आर एक्स वाई अगर माइनस का 0.6 था तो अब क्या बन जाएगा प्लस, प्लस का होता तो क्या बन जाता माइनस। समझ गई? आंसर क्या टिक करूंगा मैं? सी ऑप्शन। डन? सबको क्लियर है? गुड। एक काम करो अभी 8th और 9th क्वेश्चन करो अभी। तो वही ऊपर वाली सारी वैल्यू प्लस में सी होगा 9 का सी, 9 का सी हो गया सर। तो ये ऐसा बच्चा है जिसको ये पता ही नहीं चला कि ये क्वेश्चन को कैसे समझे। देखिए यहाँ पे अभी तक जो इक्वेशन में चेंजेस करके दे रखे थे, यहाँ पे जो आपको इक्वेशन में चेंज करके दे रखे थे वो अब बेसिकली डेटा में दे दिए। ये देखो x की जगह पे u आया, कैसे आया? -5 करके। 2 -5, 3 -5, 5 -5, 4 -5, 7 -5। आ रही है बात समझ में? और इधर माइनस ऐसे ही y में देखो, माइनस 4 -8, -4, 6 -8, 7 -8। आ रही बात समझ में? लेकिन माइनस करना तो चेंज ऑफ ओरिजिन कहलाता है, और कोरिलेशन चेंज ऑफ ओरिजिन से तो बिल्कुल ही कुछ फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल के साइन से तो फर्क पड़ता है। तो इसीलिए कोरिलेशन सेम रहेगा। पहले भी 0.93 था, अभी भी 0.9। डन? ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा? कहते हैं उसी डेटा को लिया है। मैंने कहा इस बार क्या चेंज कर दिया? कहता है खुद वेरीफाई करो। सब में 5 मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा अच्छा चेंज ऑफ स्केल करा है? कह रहे हाँ। 2 5s are 10, 3 5s are 15, 25, 20, 35। और y में
चेंज ऑफ स्केल मैंने कहा कितने का करा है, कह रहा -6 का। मुझे नंबर से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये मतलब है कि एक में मल्टीप्लाई प्लस का नंबर, एक में मल्टीप्लाई माइनस का नंबर, तो साइन चेंज होगा। 0.93 था तो अब क्या होगा, ठीक है। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, यस सर। पक्का आएगा ये क्वेश्चन। एक चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल तो सेंटर टेंडेंसी में से एक, डिस्पर्जन में से एक, कोरिलेशन में से एक, और हो सकता है फिर रिग्रेशन में से भी एक आ जाए। 4 नंबर में से आएगा। सेंटर टेंडेंसी में चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का इफेक्ट आता है। डिस्पर्जन में चेंज ऑफ ओरिजिन का नहीं आता, चेंज ऑफ स्केल में, कोरिलेशन में दोनों का नहीं आता। ये एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, एग्जांपल्स में से उठा रहा हूं। उन्होंने हर बार हल्का हल्का चेंज करके आपसे पूछा है कि बताओ कोरिलेशन में अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो यहाँ पे आपका RXY 0.8 दे रखा है। क्या दे रखा है, 0.8। 0.8। अब X और Y में क्या चेंज करा देख लो यार। यहाँ पे अगर मान लिया, एक बात बताओ, ये 3x उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस नंबर की जरूरत है नहीं, बस साइन ही तो देखना है। माइनस और यहाँ पे ये 16y उस तरफ जाएगा तो माइनस तो दोनों के चेंज ऑफ स्केल कैसे रह जाएंगे, सेम हो जाएगा, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे। यस पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, सेम हो जाएंगे। सर। तो RUV जो नया वेरिएबल्स के बीच का कोरिलेशन आएगा वो 0.8 आएगा, आ रहा है। यस सर। अब यहाँ पे देखो x का चेंज ऑफ स्केल कैसा रहेगा उधर जाके, पॉजिटिव हो जाएगा, और y का नेगेटिव अलग अलग हो गए ना। 0.5 आ रहा है समझ में। और अब ये बता दो फिर, थर्ड का आंसर बताओ। सर पॉजिटिव 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 क्योंकि दोनों के चेंज ऑफ स्केल सेम है। माइनस का 0.8 चलो अब इतना कर लिया है तो आपको कॉन्सेप्ट तो अब आ गया है, यस सर। ठीक है ना। बट बार बार रिवाइज भी करना होगा, क्योंकि ये बोलना कि 13 जनवरी तक ये तुम्हें याद रहेगा एज इट इज आज सिखाया हुआ, ऐसा नहीं है, भूल जाना। सर 18 हो गया, क्या, अच्छा पहला पेपर कुछ 12 को ही है, लेकिन मैथ्स का तो 18 को है। हाँ ठीक है, ठीक है 12 को ही भूल रहे हो तो 18 को कहाँ याद रहेगा। चलिए इधर देखिए, ये हो गया। इसके अलावा देखो भाई प्लीज, एक चीज होती है, हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसका फॉर्मूला होता है R²। कुछ एक मतलब कि ग्रुप ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि इसको ज्यादा बेटर मानते हैं कोरिलेशन से। बेटा मैं दोबारा से बताऊं, मुझे जब कभी मैंने ये पता करने की कोशिश करी बुक्स में से पढ़ पढ़ के कि यार ये R=0.8 का मतलब क्या है, R=0.8 का मतलब क्या है, तो बस मुझे बुक्स में लिखा हुआ मिला, किसी का बताया हुआ नहीं, बुक्स में लिखा हुआ मिला कि अगर x में 10 बार चेंज आया है तो 8 बार किस में चेंज आया है, y। पॉजिटिव का 0.8 है तो कैसा चेंज आया, पॉजिटिव। मतलब अगर x इंक्रीज हुआ है तो y भी इंक्रीज, x डिक्रीज हुआ है तो y भी डिक्रीज। और अगर माइनस का 0.8 होता तो कैसा चेंज हुआ है, अपोजिट। x में इंक्रीज हुआ है 10 बार तो y में 8 बार डिक्रीज हुआ है, ऐसे करके, बस इतना सा मतलब। तो बड़ा अजीब सा भी लगा कि ये फॉर्मूला वगैरह पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं, और फिर बाद में इसका मीनिंग तो इतना सिंपल सा बता रहे हैं। लेकिन ठीक है, जो मीनिंग है वो मैंने आपको बताया। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसमें R² कहते हैं, इसका क्या मतलब है दोस्तों। देखो, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो कि इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। मान लो कि R प्राइस और डिमांड
एक्स वाई की जगह मैंने ऐसे लिख दिया, प्राइस और डिमांड के बीच में -0.8 का बेसिकली आपका कोरिलेशन आया। तो आर स्क्वायर जब करोगे तो बेटा जी वो कितना हो जाएगा, -0.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.64। तो पता है इस 64 का मीनिंग बताया गया कि अगर डिमांड में चेंज आया है, क्या बोला, अगर डिमांड में 64% चांसेस है कि किसकी वजह से आया है, प्राइस की वजह से। किसकी वजह से, एक्सप्लेन कर दिया। इसीलिए बेटा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन वेरिएशन आउट ऑफ टोटल वेरिएशन। अच्छा सर 36%, बेटा 36% अनएक्सप्लेन्ड है, क्योंकि एक बात बताओ, आप क्या क्या डिमांड में चेंज सिर्फ प्राइस की वजह से आता है, सेट्रस पेरिबस वर्ड पढ़ते हो, 36% जो रीजन है वो कौन सी वजह है, वही वजह जो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट में कवर होते हैं, जो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट में कवर होते हैं। तो बस इसका ये मतलब है, और आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भैया क्या, आर स्क्वायर का। अभी करवाता हूं क्वेश्चन, और साथ के साथ आपका कई बार ये और पूछ लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, वही 36%। मिलना भी चाहिए क्या कह रहा है, उससे क्या मिलता है, सुकून, जब आप कहते हो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। हाँ यार भाई सही बताऊं, हम तो ढूंढते रहते हैं कि कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुक्स में तो फिर भी मिल जाए थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। जो मेरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, जो मेरी बुक में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाल रखे हैं, अगर आप वो करने बैठोगे तो विश्वास उठ जाएगा बेटा, ठीक है। तो 1 - आर स्क्वायर, ये अनएक्सप्लेन वेरिएशन मतलब वो वाले हैं जो फैक्टर्स हमें ग्रुप में पता है कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो अगर ये लिख लिया हो तो मैं तुमसे इसके क्वेश्चंस को दिखा देता हूं कैसे आते हैं। अभी उसमें देखो वहां पे होगा ना पीछे ऑफिस में बॉटल, बॉटल को ना उसमें डालना पड़ेगा, कल भी नहीं डाल रहा थे मैम के ना, बस चलो कोई बात नहीं, कोई भी कर देगा। इधर देखो प्लीज, सबसे पहले यहाँ पे सेट ए में 41 41 और 42 क्वेश्चन करो, सेट ए के हैं। यस सर 41 का बी, सर बी और 42 का देखो, अनअकाउंटेड बोला है ना, तो 0.7 का स्क्वायर कितना हुआ, 0.49। तो ये तो कौन से वाला आ गया, अकाउंटेड वेरिएशन जो हमें पता है। तो अनअकाउंटेड कितना बचा, अनएक्सप्लेन मतलब कितना, 50। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
नॉन डिटरमिनेशन क्वेश्चन नंबर 5 ZB का 64.64 हाँ सर 0.64 0.64 आर स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर 36 लेकिन कौन सा निकालने नॉन डिटरमिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर तो 1 माइनस 0.36 यानी कि 0.6 ठीक है ठीक है तो इसमें जो हाँ आपने दिया था सेट बी का हाँ आ सकता है तो सेट बी का होमवर्क दिया था वो 40 क्वेश्चन एक बार समझाया वो समझ नहीं आया हाँ क्वेश्चन तो हो रहे थे वो समझ नहीं आया यार उसमें ट्रायल एंड एरर से होगा वो नहीं तो बहुत लंबा चलेगा मेरा 8.5 आया था सर किसका 14 का सर वो बहुत इक्वेशन बन रही है ना अगर वैसे सोल्व करेंगे ट्रायल एंड एरर से चलाएंगे तुम ना चेंज नहीं कर पाए अभी भी अपने आप को इसका मतलब तुम चेंज नहीं कर पाए अभी भी एक कल ऐसी ना एक बच्चा उसने मेरी बुक से ही क्वेश्चन था रेशियो प्रोपोर्शन का वही फिर वो एक्स मान के मैं दिखाता भी वो क्वेश्चन बेसिकली सॉल्यूशन दिखा रखा और कि वो प्रॉपर सॉल्व करके चलो इधर देखो प्लीज हाँ यहाँ पे ध्यान दो तो उसने क्वेश्चन करा प्रॉपर वो जैसे 9th-10th में से सॉल्व नहीं करते क्वेश्चन ऐसा था मैं बता भी देता हूं 4850 ए बी और सी में डिवाइड हो रहे थे अगर ए का शेयर 15 रुपए से कम कर दिया जाए बी का शेयर 10 रुपए से कम कर दिया जाए और सी का शेयर 25 रुपए से कम कर दिया जाए तो उनकी रेशियो आ रही थी 3:4:5 थी या पता नहीं 7 थी कुछ ऐसे थी पूरा एग्जैक्ट याद नहीं अब वो बच्चा कैसे कर रहा है वो ये कह रहा है कि a-15 इज इक्वल टू 3x करते हैं ना जैसे फिर b-10 इक्वल टू 4x फिर c इक्वल टू आपका c-25 इक्वल टू 5x फिर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 4850 मैंने कहा बेटा तुम क्या कर रहे हो ये आप जरा देखना मेरे देखते सुनाई देगा या नहीं देगा हाँ ये देखना इस तरीके से सॉल्व करना ये पेपर का स्टाइल नहीं है ये तो बोलने का तरीका है आपको क्या सोचना चाहिए कि जैसे आपका ए ऑप्शन है 1595 तो 1595 में से क्वेश्चन पढ़ लो पहले चले अभी लॉन्गर अवेलेबल ही नहीं ऑडियो से नहीं हुआ फिर खैर तो क्वेश्चन ये था कि मैंने बोला 4850 है और मेरी बुक वाला ही क्वेश्चन है एबीसी में डिवाइड कर रखा है और उसमें लिखा था कि अगर ए बी और सी के शेयर को डिमिनिश कर दिया जाए 15 10 और 25 से तो बताओ रिमाइंडर आर इन द रेशियो 3:4:5 तो मैंने सीधा बोला फिर 4850 में से तीनों के पैसे हटा दो 15 10 25 यानी कि कितने हो गए 50 4850 में से 50 गए 4800 4800 को 3 4 और रेशो थी 3 4 और 5 की रेशो तो मैंने कहा सीधी सी बात है आपका 4 डिवाइडेड बाय 4 3 7 और 5 12 कितना आ गया 1216
12 1600 1600 आ गया। ये किसका शेयर आया? ठीक है, और अगर आप इसमें से क्या माइनस कर दो, अरे बस, अच्छा ऑलरेडी माइनस है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 1610। बस ये शेयर हो, इतना करने। ये तरीका होता है, वो एक्स वैक्स वाले पता नहीं क्यों चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अभी जो तुम मुझे बोल रहे हो इस समय पे, तुम वही बात कर रहे हो जो तुम अभी मुझे बोल रहे हो ना, किशोर इक्वेशन बन गई। देखना जरा एक मिनट क्या करना है क्वेश्चन में। अगर तुम पता है, अगर तुम ये नहीं सीख पा रहे हो यार, जबकि तुम्हें एक भी क्वेश्चन एक्स मान के कभी नहीं करवाया, यस सर। लेकिन तुम अभी भी उसी एक्स में अटके हुए हो। एक्स की अब इधर देखो, कोई बात नहीं बेटा, भाई की भी आएगी। अब इधर देखो प्लीज, यहाँ पे लिखा है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर पी पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू पी है, was found to be 1/√3। बेटा RC इक्वल टू कितना हुआ? 1/√3। यस सर। इफ द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, यानी कि C आपका 6 है, तो बताओ P कितना है? बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें, ये लो फॉर्मूला क्या था। अब जब ये सुनो, जब ये एक मिनट, जब ये प्लस का है तो तुम्हें ध्यान है ना, वो जो साइन लगाते थे वो प्लस के ही रहेंगे। यस सर। ये समझ में आई बात सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये पता ही नहीं लगा कि क्या बोल दिया, प्लस 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 प्लस? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे 2C माइनस m ऑन m ये होता है ना। यस तो बेटा 6 माइनस m अपॉन m इक्वल टू 1/√3। यही तो प्रूव करना है। यस सर। बेटा मान के चलो P पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन A ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, 10 है। यही तो अगर आपका ये 10 है तो m कितना होगा? 9। यस सर। 1/3 हाँ, तो गया 1/√3। यस सर। तो इक्वेशन कहाँ बन गई? सर ऐसे ही करा था हमने। ऐसे ही करा है यस हमने। सर, ऐसे ही। तुम कौन सी इक्वेशन कह रहे हो? इक्वेशन नहीं, वैसे पूरा ये कह रहे हैं कि बिना ऑप्शन पुट के सॉल्व करने का। हमने ऐसे ही ट्रायल एंड एरर से ही करा था। यस सर। बस यही तरीका है। Yes, हाँ sir. भाई शिराज, ये तो आपकी गलती है। दोस्त ये तो समझ सकते हो शायद होता हो कुछ ऐसा। कितना टाइम देता है तू पढ़ाई में? मैथ्स में कितना टाइम देता है? सर तब ये क्वेश्चन था 11 जैसे ही बोल दोबारा बताओ। अब चक्कर क्या है ना, जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन सामने नहीं होता, क्वेश्चन पीछे बैकग्राउंड में चला जाता है ना, जब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हो। तो अब इतना क्यों थोड़ी याद रहेगा कि क्या रेशो करता हूं। चलो ये हो गया, ठीक है। 10 मिनट में हो गए थे। ऊपर वाले तो डायरेक्ट। ऊपर वाले बस ठीक है, ये मेथड आपका कंप्लीट है। इसमें एक चीज ये लिख लो प्लीज, लिमिटेशन, लिमिटेशन या फिर क्या बोलते हैं, नहीं वो ऑडियो तो बच्चे के पास पूरी गई थी, वो बस अभी नो लॉन्गर अवेलेबल है, क्योंकि उसके बाद 5-10 मिनट बाद मैंने ये भी बोला था उसमें कि भाई रिप्लाई करना अगर आ जाए तो रिप्लाई करके उसमें भेज दिया था, आ गया। लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ऑफ केपीएम। वैसे केपीएम कौन सा मेथड होता है? बेस्ट। लेकिन उसके पास एक ही लिमिटेशन या डिसएडवांटेज है, केपीएम कैन फाइंड correlation between those x and y which are related linearly. Which are related linearly. Linearly कैसा होता है? y इक्वल टू a प्लस bx या ax प्लस by
प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर रिलेशन है। रिलेशन तो और भी होते हैं बेटा, जैसे अगर मान लिया मैं कहता हूं यहां पे देखो y इक्वल टू ए बी की पावर x, ये क्या है, x और y का रिलेशन है। अच्छा, और देखो y इक्वल टू 4ax, ये भी क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये भी x और y का रिलेशन है। एक्स स्क्वायर अपॉन में a प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में b इज इक्वल टू 1, ये भी x और y का रिलेशन है। लेकिन तुम्हें सबको बता दूं कि ये सब कैसे है, नॉन लीनियर। कैसे है ये, नॉन लीनियर। और जो आपका केपीएम मेथड है वो नॉन लीनियर वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं करेगा। यहां पे भी देख लो, y डिपेंड करता है x पे, तो जब y डिपेंड करता है x पे तो कोरिलेटेड होना चाहिए। लेकिन ये कोरिलेशन कौन सा है, नॉन लीनियर वाला। और हमारा जो केपीएम मेथड है वो सिर्फ कौन से y की वैल्यू निकालेगा, जो x के साथ रिलेटेड कैसा है, लीनियर। लीनियर। आ रही है बात समझ में? हाँ, Yes, बोलो बोलो क्या पूछ सर रहे इस हैं पे तो थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा, इस बात पे? लिमिटेशन। इस पे ना बड़ा बढ़िया क्वेश्चन एक पढ़ा था मैंने, सुनना, सुनो, वैसे आप सुन लो चाहे लिख भी लो। क्वेश्चन है ये, यस सर। इफ आप इसे नोट बना के लिख लो चाहे। If two variables are not related, if two variables are not related, then correlation between them is zero. सच बात है ना ये तो? नो रिलेटेड का क्या? अगर दो, if two variables are not related, then correlation between them is zero है। और बट रिवर्स इज नॉट सेम, इतना सा क्वेश्चन था बस। अब देखो इतना छोटा क्वेश्चन है, लाइन भी छोटी है, तो पेपर में भी आ ही सकता है। बट रिवर्स इज नॉट सेम, और इसका आंसर था, मतलब ट्रू फॉल्स में था ये। मतलब ऐसी, जैसे क्या होता है, ऑथर्स नहीं होते, बुक बनाते हैं, तो उनका काम क्या होता है, बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाना। तो ऐसे ही लिख दिया, ये क्वेश्चन लिख दिया, और फिर नीचे लिख दिया ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स, सी ऑप्शन ईदर और डी ऑप्शन बोथ, ऐसे करके बना। तो अब तुम मुझे बताओ इसका जवाब तुम्हारे हिसाब से क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, डिपेंड करता है सर, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, या नन ऑफ दीज है। देखो लैंग्वेज पढ़ो, समझ भी नहीं आएगी एक बार के लिए तो। भाई मेरे को तो लगा था, एक आध मिनट लगा था, ये कह क्या रहा है, रिवर्स इज नॉट सेम। का उल्टा सही नहीं है। अबे हिंदी नहीं बूझी क्या, उल्टा सही नहीं है। समझदार होना एक ना ऐसे ही गुड क्वेश्चन। मैंने एक बच्चे बोला, ये बात है, कह रहा था बड़ी गहरी बात करी आपने। मैंने कहा थोड़ा दूर रहियो, डूब ना जियो, ठीक है। हाँ जी, ये घंटा हो रहा है। बता भाई दिव्यांश, सर ट्रू होना चाहिए। ट्रू होना चाहिए। अभी एक्सप्लेनेशन देता हूं, मांगता हूं तेरे से। और कृति, ट्रू होना चाहिए। साक्षी, ट्रू। लेकिन ये नहीं पता कैसे, क्योंकि मन कर रहा है ट्रू। सच की रहा, सच की रानी दूसरों की रानी। दूसरा सही कह रहा। परफेक्ट। भैया इसका आंसर दिव्यांश बोल, एक्सप्लेन करेगा। सर बेसिकली इसमें लिखा है कि जो दो वेरिएबल्स हैं अगर वो रिलेटेड नहीं होंगे तो उनके बीच का कोरिलेशन जीरो होगा, जो कि सही है। और सर इसमें लिखा है कि अगर वो रिवर्स होगा तो ये जो मतलब स्टेटमेंट है जीरो वाली, ये सेटिस्फाइड नहीं होगी, मतलब वो जीरो नहीं होगा। नहीं ये समझ नहीं आई बात, ये दोबारा और एक्सप्लेन कर दे। सर मतलब जैसे कि दो वेरिएबल्स हैं, अगर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो जो उनका क्या कहते हैं कोरिलेशन है वो जीरो आएगा, ठीक है। और सर अगर उनके बीच में रिलेशन है तब वो जीरो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। नहीं, ये इसका मतलब नहीं है।
ये इस बोला है कि अगर कोरिलेशन हमारा 0 होगा तो फिर उन दोनों में रिलेशन कोई तब भी नहीं होगा। हाँ ये मतलब रिवर्स की भी बात कर रहे हैं नहीं। अब मैं बोल देता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड नहीं है तो उनके बीच का कोरिलेशन 0 आना ये तो बट नेचुरल है। लेकिन वो कह रहा है रिवर्स इज नॉट सेम, कि अगर कल को दो एक्स और वाई के बीच में 0 कोरिलेशन आता है तो आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि वो दोनों रिलेटेड नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं कह सकते भाई? कह रहे हो सकता है वो रिलेटेड तो हो लेकिन लीनियर नहीं बल्कि नॉन लीनियर। अच्छा वो नॉन लीनियरली रिलेटेड हुए और तुम्हारे केपीएम मेथड ने कोरिलेशन क्या निकाल के दे दिया? 0। क्योंकि केपीएम तो सिर्फ किसको निकालता है? लीनियर रिलेशन को। तो इसलिए ये लाइन बोली गई थी कि if two variables are not related then correlation between them is 0 but reverse is not same। मतलब कि अगर कल को x और y के बीच में r equal to 0 आता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बोलो कि वो नॉट रिलेटेड है। आप बोलो दे माइट बी रिलेटेड बट कैसे? नॉन लीनियर। बट कैसे? नॉन लीनियर। समझ में आई बात आपको? तो देख रहे हो कितनी गहरी बात करी है, थोड़ा दूर से, ठीक है? मैं रस्सी भी नहीं दूंगा पहले बताओ समझ में आई बात? यस सर। मतलब जो एक्सप्लेनेशन है कोमल, काजल है कोमल, भाई ये क्या चक्कर है? फिर रिंगटोन चेंज हो। सर फेंक दो सर फोन दूर क्यों फेंक दो? मैं चेंज कर दूंगा सर ये गहरी बात में तक डूबा हुआ। लेके जाओ पॉइंट में ना तो गहराई ना डूब जा। एक्चुअली पता क्या था ये? तो एक बच्चे बता रहे थे जैसे टीचरों का कुछ कुछ होता है ना, कोई कोई चीज बार बार बोलते हैं। तो एक टीचर के लिए बता रहे थे, कह रहे थे ना सर कहते हैं बच्चों आज बहुत गहरी बात कर रहे हो। तो मैंने कहा पहले तो सर को बोलना कि इसे गहरी नहीं बेटा इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। और सर को कहो बट सर आपका भी परिवार है, ठीक है, ज्यादा गहराइयों में मत जाओ, डूब जाओ। फिलहाल आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ऑफ केपीएम और मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है। इसके अलावा स्कैटर डायग्राम आपको बता चुका हूं। अब एक काम करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट वाला पोर्शन पे आ जाते हैं और वो है आपका रिग्रेशन। नहीं पहले अभी ये कर रहा हूं। और अगर तुम कहोगे ना सुनो मैं सोच रहा हूँ पहले ना बीच में स्टैट्स का डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा करवा दूं, 5 मिनट का गैप देते हैं, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाए नई चीज के लिए। स्टैट्स का डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा 20-25 मिनट लगेंगे, अंडरलाइन करवाना होता है वो, लेकिन चैप्टर अनइम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए पहले करवाना इंटरेस्टेड हूँ। बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बेटा इसका थ्योरी में से 2 क्वेश्चन बनेंगे और इसका क्वेश्चन मैंने आपको शो करा था उस दिन? नहीं सर। नहीं शो नहीं करा था कि कितना बड़ा होता है, बट काफी लेंदी क्वेश्चन होता है और मैं अभी दिखा भी देता हूँ। आपने लिखवाया इसमें से थ्योरी आएगी बस, और वो थ्योरी लिखवा रहा हूँ आपको। लेकिन थ्योरी भी बेटा समझा के या समझ के ही पढ़ना पड़ता है, कितना नहीं तो रटोगे। कहाँ पॉसिबल नहीं है, अगर रट के कुछ करना चाह रहे हो ना, आपकी कोशिश हो सकती है बट सक्सेसफुल ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन पास बस, ठीक है। और ये इसमें भी डाउट ही बोल रहा हूं मैं, नहीं तो गहराइयों में डूब जाओगे। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन सर ये तो पीरियडिक टेबल की तरह लग रहा है। काजल कह रही है कहीं मैं 99 लाऊंगी लेकिन ये नहीं करेंगे। कोई बच्चा पूछता सर आ सकता है ये? अरे भैया आ गया तो कोई बात नहीं, हम 99 लाएंगे, नहीं लाएंगे सो हम बहुत गहरा है। लाइफ जैकेट। देखिए फाइनली इधर देखो सभी प्लीज, ये एक देखो प्लीज, ये एक डेटा दिख रहा है काफी ज्यादा ही बड़ा है। मैं बता भी देता हूँ 50 वैल्यूज का डेटा है ये। कितनी वैल्यूज का डेटा है? 50 वैल्यूज का डेटा है। और मैंने बोला ना मैं थ्योरी वाले लाइन एज इट इज भी याद करवा सकता हूँ, लेकिन फिर वो ऐसे कितना रटवाऊं,
बेटर है समझना, ठीक है। इधर देखो, प्रिपेयर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। पहले तो इस डेटा से ना एक टेबल बनाई जाती है, वो टेबल रेडीमेड ही मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, बट पहले सिखाओ तो सही वो टेबल बनती कैसे है। इसमें देखो, सुनो, यहां पे हम क्या करते हैं कि आपका जो दो चीजें स्टैट्स और मैथ्स, तो मैंने यहाँ पे स्टैट्स के बच्चों के मार्क्स को लिखने की कोशिश करी, और मैंने देखा मैक्सिमम 19 आए हैं किसी बच्चे के। और यहाँ पे ना क्वेश्चन में मैंने पूरा क्रॉप नहीं कर पाया, नीचे मेंशन है कि क्लास इंटरवल बनाओ 0 से 4, तो 0 से 4, तो फिर अगला क्या बनेगा? 8 से 12 12 कौन है 8 से 100 वाला? क्या खत्म करो फटाफट। मैथ्स 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 12 से 16 16 से 20। तो देखो, आइए अब जब बच्चों के जो मार्क्स है ना, इनको हम यहाँ पे टैली बार के थ्रू टेबल बनाते हैं। टैली बार याद है? 1 2 3 और 4 और 5। ये देखो, सबसे पहला रोल नंबर 1 के मार्क्स आए, स्टैट्स में 15, मैथ्स में 13। दोस्तों, स्टैट्स में 15 यहाँ आएगा और मैथ्स में 13, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे क्या लगा दो? एक टैली बार। क्या लगा दो? एक नहीं लिखा, टैली बार लगाया। अब उसके बाद क्लास के मेधावी छात्र, ठीक है, और रोल नंबर 2, मैथ्स में 1, सॉरी स्टैट्स में 1, मैथ्स में 3। भाई साहब पार्टियां देता फिर रहा है बच्चा। मैथ्स में तो 3 आए। 1 और 3 यहाँ पे लगा दो टैली बार। अच्छा, उसके बाद रोल नंबर 3, जिसने रोल नंबर 2 की नकल करी थी, उसने गहराइयों में जाके स्टैट्स में 2, मैथ्स में 6, तो एक टैली बार यहाँ लगी। देख रहे हो, स्टैट्स में 2, मैथ्स में 6। फिर उसके बाद रोल नंबर 4, मैथ्स स्टैट्स में 8, 8 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। और मैथ्स में कितने? 3। अरे ठीक है, ऐसे करते करते पूरी की पूरी टैली, सारे बच्चों के मार्क्स टैली बार लगा दो, और ऐसा टैली बार लगाने के बाद आपकी ये टेबल बन के आ जाए। पीछे रोल नंबर लिखें। देखो, पूरी बना के दिखा भी दें, वेस्टेज ऑफ टाइम वाली बात नहीं। सर IMI के चांसेस भी कम ही है, ये इतना टाइम लग जाएगा इसमें। अरे बेटा, थ्योरी बताने के लिए थोड़ा सा बत समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करो, अभी तो ये सिर्फ क्या बना है? क्वेश्चन बना है ये, अभी सॉल्यूशन थोड़ी है ये। उस डेटा को तुमने क्या करा है? अरेंज करा है बस। सॉल्यूशन तो वो है जो तुम्हें दिखाया नहीं था अभी, वो है सॉल्यूशन। तो आपका वो इससे भी डबल था, तो आपको बस जो मैं थ्योरी के पॉइंट बताने वाला हूं वो इस क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन तो पता चले कि क्या कर दिया, ये कैसे बन गई टेबल। देखो, एक तो आपका सबसे पहले अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिख सकता हूं? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन 2 होते हैं हमेशा। तुमने कब ये 2 कौन कौन से होते हैं सुन लो, बता रहा हूं। अबे, एक तो स्टैट्स का डेटा एक मैथ्स का डेटा और उसकी फ्रीक्वेंसी, और एक मैथ्स का डेटा और उसकी फ्रीक्वेंसी। चलो, स्टैट्स का डेटा 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 8 से 12, 12 से 16, 12 से 16 और 16 से 20। अब इनकी टोटल फ्रीक्वेंसी देखो, 4, 12, 14, 11 और 9। अब मैथ्स का लिखते हैं। मैथ्स में भी क्लास इंटरवल तो सेम थे, फ्रीक्वेंसी देख लो, 9 3 3, 8, 15, 14 और 10। तो समझ में आ गया किसको कह रहे हैं मार्जिनल?
बाइवेरिएट टेबल में से दो डेटा थे, दोनों को सेपरेट कर दिया, इसको बोलता है वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलता है उसको? तुमसे पेपर में क्या पूछा जाएगा? द नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बाइवेरिएट टेबल इज, क्या जवाब आएगा? 2। बस ये लगा क्या। सर एक बार बताना दोबारा से क्या बोला था अभी आपने? मार्जिन तुम्हारे पेपर में मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊं या क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इन अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब ये, नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी, नीचे ऑप्शन होंगे 2 या कुछ और ऑप्शन होंगे, आप किसको लगा क्या होगा? ठीक है, 2 ही हो सकते हैं। बाइवेरिएट का मतलब कितने वेरिएबल? 2। बस, कोई कंफ्यूजन? बल्कि गौरव ने भाई साहब बड़ी मेहनत करी है क्वेश्चन समझने में, कह रहा 2 बोलने पे समझ नहीं आया, कह रहा 2 और यू और कर रहा है। ऑप्शन 2 या मैंने कहा क्वेश्चन 2 भाई। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, एक दूसरा पॉइंट आपसे पूछेंगे इसमें, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, ये देखो, चलो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दिखा। अरे तेरे से क्वेश्चन करवाते हैं लोग, फिर तू लिखता रहेगा। देखो इसमें क्या लिखा है, इसे पढ़ो। इन पर्टिकुलर इफ देयर आर m क्लासिफिकेशन फॉर x, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि x के कितने क्लास इंटरवल है? m। यार जैसे मान लिया अभी देखो, x के कितने क्लास इंटरवल है? ये x है ना, कितने क्लास इंटरवल है? 1 2 3 4 5, है ना? तो वो ये कह रहा है कि m क्लासिफिकेशन फॉर x और n क्लास इंटरवल फॉर y। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो x और y दोनों के क्लास इंटरवल 5 5 है। क्या हमेशा 5 5 ही रहते हैं? नहीं, इसमें है हमेशा ऐसा नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन ने क्या बोला? इफ देयर आर m क्लास इंटरवल फॉर x एंड n क्लास इंटरवल फॉर y, देन देयर वुड बी ऑल टुगेदर कितने कंडीशन? m प्लस n कंडीशन। अब तुमने कहा सर m प्लस n कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन याद तो कर लेंगे कि कंडीशन होता क्या है। अगर मैं स्टैट्स के बच्चों के मार्क्स लिखूं, लेकिन उसमें कंडीशन लगा दूं कि इन बच्चों के मार्क्स मैथ्स में आने चाहिए 16, मतलब कोई भी लगाए तो 8 से 12 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 8 से 12। तो यहाँ पे देखो, मैंने पूरे स्टैट्स के बच्चों के मार्क्स लिख दिए, पूरे 0 से 4 से 16 से 20। लेकिन फ्रीक्वेंसी पता है मैं कौन सी लूंगा? ये फ्रीक्वेंसी लूंगा तो इसमें तो सारे बच्चे आ गए, चाहे मैथ्स में 0 से 4 आए हो, चाहे 4 से 8 आए हो, चाहे 8 से 12। मैंने डिसाइड किया कि मैथ्स में कितने होने चाहिए? 8 से 12। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी में इस बार स्टैट्स की फ्रीक्वेंसी में 4 12 14 11 9 नहीं, बल्कि 2 5 4 3 और 1। 2 5 4 3 और 1। अब सुनो, कल को मैंने कंडीशन क्या लगाई थी कि मैथ्स में कितने होने चाहिए? 8 से 12। मान ले तुम में से कोई कह दे कि सर मैथ्स में 0 से 4 की कंडीशन लगा दो, 4 से 8 की, 12 से 16 की, 16 से 20 की, कितने क्लास इंटरवल बनेंगे? ऐसी टेबल कितनी बनेगी बताओ? 5 बनेगी ना। ये वाली टेबल किसकी बनी थी? वो 8 से 12 तक, कि जब मैथ्स में कितने मार्क्स थे? 8 से 12। ऐसी एक और टेबल बना सकते हो मैथ्स में कितनी? 0 से 4। तो अब क्योंकि मैथ्स के कितने क्लास इंटरवल है? 5, तो आप ऐसी कितनी टेबल बना सकते हो? 5। लेकिन तुम सिर्फ 5 नहीं बल्कि 10 बना सकते हो, क्योंकि अभी मैंने सारी कंडीशन किस पे लगाई? मैथ्स पे। कल को मैं बोलूं मैथ्स के बच्चों का डेटा, लेकिन स्टैट्स में कितने हो? 0 से 4 या 4 से 8 या 8 से 12। इसीलिए क्वेश्चन ने क्या लिखा? आप दोबारा देख लो। x के कितने क्लास इंटरवल है? m। y के कितने क्लास इंटरवल है? n। then there would be all together m plus n कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ पाए सभी? यस सर।
पक्का? अब बात आती है कि सर जैसे तुम लोगों ने कहा कि भाई क्वेश्चन बताओ एक बार, ये कैसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब वैसे तो बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि जब क्वेश्चन है तब समझ ही ना है पूछ क्या रहा है ये। तो यस ऑफ कोर्स भाई, ऐसा डर अच्छी बात है और ये डर अच्छा है। देखो ये सेट ए का क्वेश्चन है, सेट ए है आपका, इसका कोरिलेशन कर सुनो। बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर टू वेरिएबल इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, मोर देन टू वेरिएबल नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टू वेरिएबल सेम पॉइंट ऑफ टाइम, टू वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। आंसर इज टू वेरिएबल एट आप लोगों की आज की हाइट ले रहा हूं तो आज का ही वेट लूंगा ना। ठीक है, पता चला आज की हाइट और जब तुम 6 महीने के थे तब का वेट। कह रहे हमारा बेटा, कह रहे हाँ जी हो रहा है 18 का हो जाएगा। मैंने कहा कितने, अच्छा वेट कितना है? 800 ग्राम। 800 ग्राम। कह रहे कभी भी ध्यान नहीं। चलिए, कह रहे पन्नी ले लेता है, उड़ता हुआ जाता है पैराशूट में। चलिए आई होप समझ गए, ये तो सी ऑप्शन होगा। फॉर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, अब तो पता है ना बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल किसकी बात कर रहा है? दो हैविंग पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन। पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन का मतलब एक्स के क्लास इंटरवल पी है और वाई नंबर ऑफ क्लास इंटरवल क्यू है। द टोटल नंबर ऑफ सेल इज पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू नहीं, पी इंटू क्यू। अबे एक्स के क्लास इंटरवल 5 और वाई के क्लास इंटरवल 5, तो बीच में जो वो सेल बनेंगे, अच्छा वो 5 इंटू 5 25। चेस का जो बोर्ड होता है उसमें जब बॉक्सेस काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं? 8 कॉलम 8 रो, 8 इंटू 8 64। ये उस सेल की बात कर रहे हैं। अच्छा जब दोनों का टेबल बनाऊंगा तो इंटरसेक्शन आएंगे ना, वो बॉक्स बनेंगे, उनकी बात कर रहे हैं। अभी ठीक है? यस सर। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं यहाँ पे लिखा था सेल, ये सोचने लगा ड्यूरासेल। ठीक है, ड्यूरासेल नहीं सर, एवर रेडी। अब इधर देखो, सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी, बेटा सेल है, बोलो बोलो, सेल। सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी इन अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में बी 0। तुमने कहा ये क्या बात है? बेटा कल को अगर कहीं टेलीबार नहीं लगा, कल को कहीं टेलीबार, तो इसका जीरो फ्रीक्वेंसी। तो कई कई जगह पे 0 भी थी, दिखा दूंगा दोबारा से। ये लो मिल गया मुझे, ये देखो यहाँ पे 12 से 16 और 0 से 4 के बीच में कोई है? नहीं सर। 16 से 20 और 0 से 4 के बीच में कोई है? नहीं। 12 से 16 0 से 4 नहीं, 16 से 20 और 0 से 4 नहीं, 16 से 20 और 4 से 8 नहीं। और बच्चे मतलब ये जो पहले क्या है, ये भी ना पता नहीं क्या करते रहते हैं। एक बार बीच में ना ये सब जगह जहाँ खाली खाली था ना, वहां जगह 0 0 लिखा था इन्होंने एक एडिशन ऑफ बुक में। बाद में फिर क्या कर दिया, फिर दोबारा से ब्लैंक, वो उससे पुरानी वाली जो कॉपी होगी फिर दोबारा वही छप गई। तो ये मतलब थोड़ी गलतियां हैं, जबकि ध्यान है पीछे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन डेविएशन 8 आ रहा था। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा लगा कि मैं बोला भी नहीं पूरी बात और ये समझ गए मैं क्या कहने वाला हूँ। और डेविएशन 8 आ रहा था जबकि वहां क्या दे रखा था 40। तो बीच में एक एडिशन ऑफ बुक आया था जिसमें 8 था ये ऑप्शन, फिर बाद में दोबारा से आ गए। क्या आपको ये दोनों तीनों पॉइंट समझ में आए? यस सर। अच्छा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इससे सेल्स में फर्क नहीं पड़ेगा जो 25 थे जो किसमें? फ्रीक्वेंसी से? नहीं नहीं नहीं, सेल तो सेल ही रहेगा, वो 0 भी ठीक है ना? हाँ 0। फॉर अ पी बाय क्यू बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज 2। फॉर अ पी बाय क्यू क्लासिफिकेशन 2 ऐसे, ठीक है मैं सही हूँ क्यों जो वो 4 हो जाएगा। यही सही है। और बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज पी प्लस क्यू ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया एक तरीके से फिनिश। दोस्तों सुनो, यहाँ पे ना एक ना प्रोबेबल एरर करके एक दे रखा है, ये देखो ये प्रोबेबल एरर करके दे रखा है कॉन्सेप्ट, मैं लिख रहा हूं बता भी रहा हूं।
ठीक है। अब क्या है यार, ना बताओ मन, पता नहीं क्यों मन में वहम सा रहता है। नहीं 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 नहीं, आ जाने वाली बात नहीं है। इसमें से पता नहीं कोई चीज पूछ ही ले। देख क्या लिखा है नीचे, सब पढ़ो भाई, नोट करके पढ़ो। इससे क्या मतलब है कि आपका एग्जाम में नहीं आता, एग्जामिनेशन नॉलेज के पॉइंट लिए ऑफ व्यू चाहिए। से नहीं है। बट यार मैं इनका कोई भरोसा नहीं, ठीक है ना, और हमें अपना भला हर हालत में करना है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि छोटा सा है, मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन दूंगा इसका कि क्या मतलब है। ये देखो, बेस्ड दो तीन चीजें पूछी जाती है। पीई, प्रोबेबल एरर। दोस्तों ये फॉर्मूला है 0.675, वही 2/3। ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन मेरी बुक में तो है, तो आप कर भी लेना, एक दो क्वेश्चन में कर भी जाएंगे तो कोई ऐसे थोड़ी घिस जाएंगे हम। क्वेश्चन कैसा आएगा, पी दे रखा होगा, आर दे रखा होगा, एन पूछ लेंगे, या एन और आर दे रखा होगा, पीई पूछ लेंगे, या पी और एन दे रखा होगा, आर। मतलब तीन चीजें दिख रही है तुम्हें, इन तीन में से दो दे रखी होंगी और एक पूछी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, प्रोबेबल एरर का मतलब अगर तुम समझना चाहते हो तो मैं ये बता देता हूं। प्रोबेबल एरर का मतलब, जैसे आप में से कोई मेट्रो से आता है, तमाम, तो उसकी तो मतलब मेट्रो बंद हो गई ना उसके यहाँ से, तो ठीक है। हाँ, उसके यहाँ से मेट्रो, वो गहराइयों में चली गई। हाँ जी। बेसिकली कोई चीज जो है, आप जब गारंटी से बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, गारंटी से, तो आप इंटरवल में बात करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, तेरे को अपने घर से यहाँ पे तक आने में कितना टाइम लगता है रियान? 15 से 20 मिनट। अगर अपनी बात को एक्सेप्ट करवाना है तो एक्यूरेसी के साथ, तो बेटर है सिंगल पॉइंट पे नहीं बल्कि किस में बात करो, इंटरवल में। थोड़ी देर पहले भी कुछ ऐसी बात हो रही थी कि सिंगल पॉइंट पे गलती हो सकती है, तो एक रेंज में बात करें, है ना। तो ऐसे में ये प्रोबेबल एरर का काम एक तो ये होता है कि ये अपर कोरिलेशन लिमिट एंड लोअर कोरिलेशन लिमिट, आर प्लस में प्रोबेबल एरर और आर माइनस प्रोबेबल एरर। तो ये क्या करेगा कि देखो, एक्चुअली क्या होता है, आर यानी कि कोरिलेशन किस पे बेस्ड होता है, सैंपल पे। किस पे बेस्ड होता है कोरिलेशन, और सैंपल कैन बी सब्जेक्ट टू एरर। सैंपल के अंदर भी तो गलती हो सकती है, तो अब सैंपल में गलती होगी तो कोरिलेशन का रिजल्ट भी गलत आया होगा। तो अब उस गलती को ठीक करने के लिए हम क्या बोलेंगे, उसको एग्जैक्ट ना बोल के किस में कर देंगे, इंटरवल, ठीक है। तो बस ये काम आता है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि पेपर के अंदर आपको आर और एन दिया जाए और प्रोबेबल एरर निकालने के बाद आपसे अपर कोरिलेशन लिमिट और लोअर कोरिलेशन लिमिट पूछा जाए, एक तो ये काम पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कभी भी आर की वैल्यू 6 प्रोबेबल एरर से बड़ी है तो इसे बोलते हैं हाई कोरिलेशन। बुक में मेरी ये सारा कुछ मेंशन है, मेरी बुक में ये सारे नोट्स सब चीजें मेंशन है, आप उसमें से ही पढ़ सकते हैं। अगर आर बराबर आए 6 प्रोबेबल एरर के तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि हाई है के लो है, और अगर आर लेस देन 6 प्रोबेबल एरर आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही, बस यहाँ पे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग और वीक कोरिलेशन की बात। ये आपका फाइनली पूरा कोरिलेशन चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 5-7 मिनट का ग्रैप ले लेते हैं और उसके बाद आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा करवाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल इसी जैसा ही चैप्टर एकदम से स्टार्ट जाएगा ना, रिग्रेशन,
थोड़ा सा वो मोनोटोनस हो जाएगा ज्यादा, तो थोड़ा एक अलग टाइप का चैप्टर उठा ले, ठीक है। Yes, sir.